जैसा कि आप सब लोगों को पता है कि वेस्टीज ने अपनी वेब सीरीज को लॉन्च किया, वेस्टीज यंग प्रेन्योर्स, परिश्रम से पहचान तक। दोस्तों, हमने अब तक 15 यूथ आइकॉन्स की कहानी को, उनकी जिंदगी में जितनी कठिनाइयां उन्होंने झेली, जीवन में उतार चढ़ाव और ना जाने क्या क्या सहन किया, उसके बारे में बताया। पर इंपॉर्टेंट यह है कि हार ना मानकर अपने उद्देश्य पर डटे रहने और उस सपने को पूरा किया जो वो चाहते थे। दोस्तों, आइए देखते हैं एक बार फिर से उन सभी सफलता की कहानियों को जिन्होंने हमें, आपको और हमसे जुड़ने वाले सभी लोगों को प्रेरणा दी। दोस्तों, आप भी वेस्टीज यंग प्रेन्योर का हिस्सा बनके अपनी कहानी दुनिया को बता सकते हैं। सागर, जन्म कहां हुआ? सर, मेरा जन्म मुंबई में हुआ। मम्मा पापा क्या करते? डैड मेरे बिजनेसमैन हैं। ओके। और मॉम किस चीज का बिजनेस करते? डैड का स्पेयर पार्ट्स का बिजनेस है। वो पंजाबियों में बोलते हैं ना, ज्यादातर स्पेयर पार्ट्स के बिजनेस होते हैं। ओके। हाँ, तो उस तरीके से डैड का भी स्पेयर पार्ट्स का बिजनेस है। तो कभी ऐसा नहीं लगा कि पापा के बिजनेस में जाना चाहिए? नहीं। कभी बचपन से कभी ऐसा सोचा था, या पापा ने कभी बोला कि यार बड़े होके तेरे को मेरे बिजनेस में ही आना है? पापा ने भी बोला कि मेरे बिजनेस में मत आना। क्योंकि मतलब वही दुकान पर बैठना और वो एक सेम रूटीन मुझे वो मतलब इतना अट्रैक्ट नहीं करता था। तो ऐसा मुझे कभी फीलिंग नहीं हुई कि मुझे डैड के बिजनेस में जाना। स्कूल की कुछ यादें, स्कूल में कैसे थे, पढ़ाई कैसी थी, फर्स्ट आते थे नीचे से, क्या होता था? सर, स्कूल में आई वाज एन एवरेज स्टूडेंट, है ना। काफ़ी एवरेज स्टूडेंट थे, मतलब पढ़ाई लिखाई में ज़्यादा कुछ आगे नहीं थे हम, एवरेज थे। तो इसीलिए और इतना कम्युनिकेशन में भी इतना ज़्यादा मैं आगे नहीं था, लोगों से कम्युनिकेट करना या लोगों से इंटरेक्ट करना। और इसीलिए माय वे ऑफ गेटिंग रिकग्निशन, है ना, कि मुझे थोड़ा सा अटेंशन मिले, कि वो एक ही तरीका था कि मस्ती करें। ओके। तो बहुत नहीं, पनिशमेंट भी एक वो हो जाती है ना, फेम मिल जाता है पनिशमेंट। तो कोई गलती करो और पनिशमेंट मिल जाए तो सब पहचान लेते हैं आपको पूरी क्लास में, ये सबसे नटका लड़का है। तो ऐसा था या नहीं था? बिल्कुल ऐसा था सर, बिल्कुल ऐसा था। मुझे याद है 9th में जब मैं था, तो मैं, क्योंकि मैंने कहा ना कि मैं कम्युनिकेट नहीं कर पाता था, तो ऐसा होता था कि लेडीज का जो रो था वो अलग था और जेंट्स का रो था वो अलग था। ये रो मतलब क्या, वॉशरूम रो? नहीं, स्कूल में क्लास में जो बैठने का रो। ओके, बैठने का। तो टीचर जानती थी कि मैं थोड़ा सा डरता हूँ लड़कियों से बात करने से, तो मुझे उन्होंने लड़कियों के रो में ट्रांसफर कर दिया था। ओह वाह, लकी गाय। मतलब स्कूल से ही आपकी चांदी थी यार। बिल्कुल। और मुझे याद है वो रिमार्क्स मिलते हैं रिपोर्ट कार्ड पर, तो सबको मिलता है कैन डू बेटर और ये, और मुझे लिखा था कि स्टॉप बीइंग अ न्यूसेंस टू क्लास। तो दैट वाज वेरी लाइक यार ये क्या लिखा है इन्होंने। और तो इस तरीके से दैट वाज माय वे ऑफ गेटिंग अटेंशन, यू नो, एंड गेटिंग रिकग्निशन। राइट। 10th में क्या चूज किया था, साइंस, कॉमर्स, आर्ट, क्या थॉट था उस वक्त? सर 10th में मैंने पास आउट किया, और क्योंकि साइंस चूज कितने लोगों को पता है कि कितने मार्क्स आए थे? मेरे मार्क्स ठीक ठाक थे। ठीक ठाक? हाँ, ठीक ठाक थे। हाँ, कुछ 71% कुछ आई थी। वंडरफुल यार। हाँ, 71 पॉइंट समथिंग परसेंट थी। और साइंस चूज किया मैंने। वाओ। साइंस चूज किया क्योंकि कुछ फ्रेंड्स साइंस चूज कर रहे थे, तो वही मेंटालिटी होती है कि यार साइंस ले लो। और साइंस कहीं ना कहीं लोगों को लगता था ये इंटेलिजेंट लोग होते हैं, तो मैंने भी सोचा कि यार मैं भी कम थोड़ी ना हूँ, मैं भी साइंस ले लेता हूँ। ओके। तो 11th 12th कैसी रही साइंस के साथ? सर 12th में तो पास मतलब हुए, सिर्फ पास हुए। 12th में मेरी परसेंटेज थी 43%। और पीसीएम में शायद से मेरे को लगता है कुछ 40-50% पीसीएम होता है, जो सब्जेक्ट होता है फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स। हाँ, तो मैथ्स में तो जो सबसे ज्यादा मार्क्स थे डेरिवेटिव्स और इंटीग्रेशन होता है, वो तो हमने ऑप्शन में छोड़ दिया था कि भाई ये तो दिमाग में घुसेगा नहीं। राइट। और इस तरीके से एकदम पासिंग मार्क्स ही। बट 12वीं तक कभी ये सोचा था कि मेरे को क्या करना है? मतलब होता है ना अक्सर कि या तो हमारे पेरेंट्स हमारे को बताते हैं डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, या खुद हमारे अंदर होता है कि हमें कुछ बनना है। तो कुछ ऐसा स्कूल लाइफ में कभी तक ऐसा सोचा था कि क्या बनना है लाइफ में? सर मुंबई में जो भी होते हैं उनको एक दो कीड़े होते हैं कम से कम। ओके। एक कीड़ा होता है कि यार क्रिकेटर बनेंगे बड़े होके। अच्छा। क्योंकि मुंबई उसके लिए काफी वो है, फेमस है। हाँ, फेमस है। तो लगता था क्रिकेटर बने, और क्रिकेट काफी अच्छा खेलता भी था मैं।
तो मुझे लगता था यार क्रिकेटर बनना है मुझे, सचिन जब अंदर जाता है लोग सचिन सचिन चिल्लाते हैं, मेरे लिए भी ऐसा होगा किसी दिन। और फिर थोड़े से बड़े हुए, 2-4 लोगों ने बोल क्या दिया, अरे यार मतलब स्मार्ट बंदा है, तो फिर वो दूसरा ड्रीम जग जाता है कि यार हीरो बनेंगे। ओह माय गॉड। अच्छा था ऐसा कि बिल्कुल पिक्चर था। लाइन में जाना है, हीरो बनना है? बिल्कुल 12th के बाद मैंने सोचा था कि FTII में एडमिशन लूंगा, ओके। और एडमिशन के जो भी 2-4 लाख रुपए लग रहे थे, तो डैडी ने बोला कि बेटा पहले पढ़ाई कर ले, 3-4 लोग सब मिल जाते हैं फैमिली के, बेटा पहले पढ़ाई कर ले फिर बाकी में सब देखा जाएगा। तो ये तो होता है कि भाई इग्नोर करो जानबूझ के, पढ़ाई में फंस जाएगा। फिर मैंने तो पापा ने सारे मतलब जो अमिताभ बच्चन बनना था या सलमान खान, शाहरुख खान, सब पे अरमानों पे पानी फेर दिया। सब फेर दिया। तो पेरेंट्स ने क्या थॉट प्रोसेस पेरेंट्स का था कि दोनों भाई इस इंडस्ट्री में चले गए, भूप भी चला गया, उससे बड़ी आशाएं थी पापा को आपसे कि भैया नहीं आप टीचर बनोगे और आप भी डायरेक्ट सेलिंग में आ गए, तो पापा ने क्या समझाने की कोशिश किया, कैसे रिएक्ट किया? सर मेरा ऐसा मन इनिशियली तो बहुत सारे जिसे कहते हैं कि आदमी क्या करता है, बहुत सारे चाहे वो पिताजी हैं, सिस्टर्स हैं, रिश्तेदार हैं, हर आदमी कहता है कि दोनों एक काम में लग गए, चीज़ों दोनों नहीं, इवन मैं, पवन जी, भाभी, हम तीनों लोग जब कंपनी में काम करते तो पिताजी कहते थे कि तीनों लोग एक ही जगह कहाँ फंस गए हैं या ऐसा कुछ हो गया। लेकिन एक ही चीज़ थी कि पावर ऑफ डिसीजन, कि डिसीजन, फिर वही चीज़, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास 2 ही रास्ते थे, एक सोच थी कि अगर चल गया तो, नो एग्रीड, बट फादर का थॉट प्रोसेस क्या था? फादर ऑब्वियसली 37 साल नौकरी, बिजनेस। अच्छा आपके परिवार में किसी ने बिजनेस किया था पहले? नहीं, किसी ने बिजनेस नहीं किया। तो अब आपने डिसीजन ले लिया, पवन भाई ने भी डिसीजन ले लिया और आपने भी ले लिया, अब दोनों, और पापा मतलब फादर कह रहे हैं यार ये क्या है, क्योंकि उन्होंने तो जिंदगी भर जॉब देखी, तो वो रिएक्शन कैसा था कि यार ये डायरेक्ट सेलिंग सही इंडस्ट्री है, मेरे बेटे कहीं गलत ट्रैक पे तो नहीं चले गए, कुछ क्या उनके थॉट थे उस वक्त? देखो रिएक्शन ऐसा था सर कि रिएक्शन तो रोज होता है। मैं कहता हूं कि कामयाबी का पहला रूल विरोध है, और वो विरोध सबसे पहले घर से शुरू होगा। कामयाबी का पहला चैप्टर शुरू होता है विरोध से, और वो विरोध जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो मिलता है अपने आप से, अपने ही लोगों से, अपने ही फैमिली मेंबर्स, अपने ही दोस्तों से। वेरी इंपॉर्टेंट, बिल्कुल सही कहा। और उसमें भी मैं बोलूंगा 2 तरीके का विरोध है, एक है पॉजिटिव विरोध और एक है नेगेटिव विरोध। तो पिताजी को ऐसा नहीं था कि इंडस्ट्री से कोई प्रॉब्लम था, उनको हमारी केयरिंग थी, तो उन्हें लगता था कहीं ये बर्बाद ना हो जाए, इतना बड़ा सोचने लग गए हैं। राइट। इवन अच्छा, क्या सोचते थे आप लोग? मुझे आज भी याद है, एक बार मैं घर गया तो दादी थी तो दादी कुछ 2-3 लोगों को लेके बैठी, तो कह रही है कि बाबा जी इनको कुछ टूना टोटका ना हो गया हो, ठीक है। कि क्यों टूना टोटका मतलब? यू नो ऐसी बातें। अब मेरे दादाजी टीचर, पिताजी टीचर, और हम कह रहे हैं गाड़ी लाएंगे, गाड़ी लाएंगे, हाँ गाड़ी, लाखों रुपए के चेक कमाएंगे। ये चीजें आज शायद सोशल मीडिया है, लोगों को समझ में आती हैं, लेकिन आज बट उस वक्त दादा दादी को और पापा को ये सब नहीं। तो दादी ने क्या टोना टोटका बोला? नहीं कुछ नहीं, हाँ झाड़ फूक करो, बच्चों पे ओपरा करवा दिया किसी ने। 12-13 साल पहले बहुत बड़ी चीजें थी आप, क्योंकि उस टाइम पे अगर मैं बात करूं, कोई कहता था कि मैं स्कोडा लाऊंगा तो ऐसा था जैसे लैम्बोर्गिनी ला रहा है। ट्रू, वेरी ट्रू। 12-13 साल पहले कार लेना एक बहुत बड़ी, 12-13 साल पहले, यानी कि ऑटोमेटिकली, हाँ 2010 की बात अगर आप कर रहे हो, 2009 में एक बहुत बड़ी चीज थी। राइट। तो फादर आपके एक लाइन बोलते थे कि बिजनेस जो होता है वो तो फैक्ट्री लगा के किया जाता है, ये कौन सा बिजनेस आप कर रहे हो? वो क्या बोलते थे पापा उसी? हाँ, पिताजी रोज एक सवाल पूछते थे, मुझे आज भी याद है 2008 जब हम दोनों भाई इस बिजनेस में आए, तो एक सवाल होता था कि अच्छा तुम्हारी सारी चीजें सही है, ये बताओ तुम्हारी फैक्ट्री क्या है? फैक्ट्री क्या, बिजनेस कर रहे हो? फैक्ट्री, अब फैक्ट्री क्या बोले, हमारी हो तो बोले। फिर वो कहते थे अच्छा ये बताओ तुम्हारा ऑफिस कहाँ है? जब जिस कंपनी में हम काम करते थे ऑफिस दिल्ली था, कि ऑफिस दिल्ली है, चलो ठीक है। वो कहते थे अच्छा दिल्ली में ऑफिस है तो पता नहीं कहाँ होगा कि नहीं होगा है दिल्ली में। उसके बाद फिर वो कहते थे कि पैसा किसने कमाया? तो हम कहते थे यार उस अंग्रेज ने कमाया, उसने कमाया। तुमने कमाया? मैं सर आज देखता हूँ ना, आज इतनी रेफरेंस है लोगों के पास, आज इतने सारे अचीवमेंट हैं, कारें हैं। मैं 12-13 साल पहले की अगर बात करूं तो इस इंडस्ट्री में ना उतनी बड़ी अचीवमेंट थी ना, और ना सोशल मीडिया था, ना यूट्यूब था, लेकिन उसके मैं एक ही चीज थी कि मेरे पास मुझे इस इंडस्ट्री की ताकत समझ में आ गई थी कि मेरे पास एक ही चीज है, मेरा समय और मेरा हार्डवर्क, टैलेंट। ये बिजनेस मुझे सिखाई देगा। तो रेलवे स्टेशन पे क्या हुआ? सर जैसे ही मुझे प्लान दिखा रहे थे, ऐसे ही दोनों कुर्सी में हम 2 बैठे थे,
चारों तरफ से लोग आ रहे थे, जा रहे थे। उन्होंने जब मुझे प्लान दिखाया, सर मुझे बताया गया कि सर वो ये नेचुरल सप्लीमेंट है, और मैंने धीरे सारे तो समझ नहीं आया। सब हाँ, ये पता चल रहा था हेल्थ केयर है, ये स्पारुलिना है, ये समझ आ रहा था, कुछ नहीं आ रहा था। शुरू पहली बार मुझे पता चला नोनी क्या है, स्पारुलिना क्या है, और पहली बार उस दिन मुझे पता चला कि वेस्टीज एक कंपनी है। ओके। और जैसे ही वो प्लान दिखाए सर, मुझे अच्छा लगा। सबसे पहले ये कंपनी, मैंने पूछा कौन सा कंपनी है, कौन सा कंट्री का, बोला इंडियन कंपनी। इंडियन कंपनी, ओके। सो उस समय मेरा मन में तो पहले आ गया कि पहले आगे सुनूंगा, क्योंकि मैं लोग तो 15 अगस्त को और 26 जनवरी को बोलते हैं वंदे मातरम। मैं पूरे साल भर में आई लव माय कंट्री, आई लव माय नेशन। सो पहला इंडियन कंपनी। दूसरा पॉइंट अच्छा लगा कि जैसे वो प्लान दिखाया कि यहाँ पे सरोज रजिस्ट्रेशन चार्ज नहीं है, तो ये भी अट्रैक्ट लगा कि मैं किसी से पैसा नहीं लूंगा, कोई मनी सर्कुलेशन नहीं है। तीसरा क्यूमुलेटिव प्लान अच्छा लगा। जैसे उन्होंने बोला सरोज जोड़ जोड़ के अगर तू ब्रोंज बन जाएगा, तेरे नीचे कोई ब्रोंज बन जाएगा, तुझे फॉरेन ट्रिप के लिए कंपनी ट्रैवल फंड देगा। तो मैंने उनको बोला सर सच बताओ, एक बंदा अगर ब्रोंज बन जाएगा तो मैं फॉरेन ट्रिप जा पाऊंगा? अच्छा। तो बोला हाँ। मैंने बोला लगाओ फोन, आपका कंपनी कहाँ है, अगर ये सच है तो लिख लो, मैं इसको अचीव कर लूंगा। तो फिर बोला सर वेट करो और थोड़ा। बोले 3 बंदा हो जाएगा, कार फंड में कंपनी पैसा देगा, तू अपना कार ले पाएगा। वो कार फंड में पैसा बोल रहा था, मैं सोच लिया कार भी मैं ले पाऊंगा। मैंने बोला अब लगाओ फोन, अगर 3 बंदा अगर यहाँ पे जोड़ जोड़ के ब्रोंज हो जाएंगे तो इसको मैं कर लूंगा और 100% अचीव कर लूंगा। बोले सर लास्ट पॉइंट है, 6 लोग अगर हो जाएंगे हाउस तो घर भी मिलेगा। तो मैंने बोला अगर ये सच है तो 130 उस समय 120 करोड़ हम लोग बोल रहे थे, 120 करोड़ पॉपुलेशन से मैं 6 लोगों को निकाल लूंगा जरूर। क्योंकि अगर यहाँ पे हाउस फंड में घर में ले पाऊंगा इस शहर में, कार फंड में गाड़ी ले पाऊंगा और ट्रैवल फंड में विदेश जा पाऊंगा, ये तीनों को पाने के लिए 6 लोगों को मैं निकाल लाऊंगा, अगर पाताल में भी होंगे तो। तो मैंने उसी स्टेशन के अंदर सर 2 कमिटमेंट किया था सर। एक, जब तक जिंदा रहूंगा वेस्टीज का सप्लीमेंट या सारे प्रोडक्ट खाऊंगा। दूसरा, जो भी कुछ करूंगा आफ्टर कंप्लीटिंग माय एमबीए, वेस्टीज को मेरे साथ रखूंगा। ओके। स्टेशन का अंदर ये कमिटमेंट मैं तो मतलब उस वक्त तक सोच रहे थे वेस्टीज पार्ट टाइम टाइप मैं करूंगा, कुछ भी और कर लूंगा बेसिकली, राइट? तो क्यों अभी तक ये नहीं लग रहा था कि वेस्टीज में मैं लाखों रुपए कमा लूंगा, ऐसा कुछ नहीं आया था दिमाग में? सर पहली जिस दिन मैंने प्लान देखा उस दिन, तब इतना नहीं था बेसिकली। तब तो मुझे प्लान सारे डिटेल्स पेन एंड पेपर में। ओके ओके राइट। तो वेस्टीज की जर्नी शुरू हुई। अच्छा, वेस्टीज से पहले भी कोई डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में रहे? सर और एक कंपनी का अंदर जब मैंने प्लस 12th था, 12th में कर रहा था, 12th स्टैंडर्ड में थे तब, सर मेरे बड़ा भाई मैं उस भुवनेश्वर से और एक भाई को लेके गए थे, और उस समय जस्ट मुझे पता नहीं था। राइट, ओके। तो कितना टाइम वो कंपनी की थी बेसिकली? एक्चुअली सीरियसली मैंने तो नहीं किया था, मैं पढ़ाई का साथ, ना पैसा था मेरे पास, ना घर था, ना कुछ नहीं था, और मेरे अपलाइन 250 किलोमीटर दूर में रहते थे। 250 किलोमीटर दूर रहते थे अपलाइन, ओके। तो इतना सीरियसली नहीं किया बेसिकली। बट जब वेस्टीज आ गई और अब शुरू हो चुकी थी 2008 जुलाई से, राइट? उसके बाद कैसे जर्नी शुरू हुई? पहला महीना कैसा गया? सर मैंने कमिटमेंट करके तो ज्वाइन कर लिया। जिस दिन सुना सेम डे, मैंने किसी को पूछा नहीं कि मैं वेस्टीज करूंगा, क्योंकि मुझे समझ गया था। मैं अगर सुनता तो मैं आके मेरे दोस्तों को पूछता, ट्रू यार करूं ना करूं, पापा मामा भाई बहन को पूछता। मैं समझ गया था ये सिस्टम क्या है, और जिस दिन समझ गया उस दिन मुझे पता चल गया ये कंपनी यही प्लान मेरे लिए शायद बनाया है, क्योंकि मैं तो नौकरी नहीं करूंगा। राइट, पहले ही आप डिसाइड कर चुके थे नौकरी करनी है, बिजनेस करना है बेसिकली। सो इसलिए मुझे लगा कि दिस बिजनेस इज फॉर मी, ये बिजनेस मेरे लिए ही बनाया है, इसको जी जान लगाऊंगा। बिल्कुल कुछ दिखाई नहीं देता था, हाँ। बिल्कुल क्लियर ब्लाइंड हो चुके थे, और उसी वक्त धीरे धीरे डिप्रेशन में चले गए जी। और 5 साल सर मैंने जिंदगी बहुत बुरी तरीके से गुजारी है। वो 5 साल में कभी ऐसा नहीं लगा कि किसी डॉक्टर्स के पास जाएं, कोई इलाज हो सके, कुछ हो सके? कोई ऐसा चीज नहीं थी? सर मैंने बहुत डॉक्टरों को कंसल्ट किया है, गोरखपुर जिले का, लखनऊ जिले का, कोई डॉक्टर नहीं बचा है, और नेपाल में 2-3 हॉस्पिटल्स हैं जहाँ पे मिशंस के डॉक्टर्स, जापानीज डॉक्टर, ब्रिटिश डॉक्टर, अमेरिकन डॉक्टर्स आते हैं, उनसे भी मैं कांटेक्ट में गया हूँ। डॉक्टर पावा फादर आई कहलाते थे एशिया के, तो डॉक्टर पावा की टीम थी, डॉक्टर पावा और डॉक्टर शबनम, उनसे भी मैं मिला हूँ। और
अगर हिंदुस्तान की बात करूं तो हार्डिया इंस्टीट्यूट इंदौर में जा कर के डॉक्टर PS हार्डिया से भी मेरी मुलाकात हुई है। ऐसे बहुत सारे डॉक्टरों से मैं महात्मा गांधी आई इंस्टीट्यूट अलीगढ़ में जा कर के भी अब दिखाया हूँ। बहुत सारे, चेन्नई की बात लोग करते हैं, शंकर नेत्रालय चेन्नई, तो सब जगह से मैंने कांटेक्ट किया है। एक्चुअल में मुझे ये बात एक डॉक्टर आशीष घोष थे, अभी होंगे, वो मेडिकल कॉलेज के प्रोफेसर उस वक्त थे जिस वक्त मैं उनसे मिला था। तो उन्होंने मुझको एक बात बहुत क्लियर कट बताई थी। उन्होंने कहा था, देख बेटा, बहुत अफसोस है मुझे कि तेरी आंख खराब हो गई। और बहुत देर तक उस डॉक्टर ने मुझसे बातचीत किया था कि क्या है, कैसे है, क्या कर रहे थे, और इतनी अच्छी पर्सनालिटी है, क्या होगा, क्या। तो मैंने उनको सारी बात बताई। तो उसने मुझसे कुछ पढ़ाई लिखाई के भी क्वेश्चन पूछे, मैंने उनका आंसर दिया। तब वो डॉक्टर ने मुझे एक बात बताई, कहा, बेटा देख, बड़ा अफसोस है कि तेरे जैसे बच्चों के साथ ये हो गया, लेकिन 4 लाख लोगों में से ये किसी एक को हो जाता है। 4 लाख में से किसी एक को ये हो जाता है। और देख, तू अब इसके साथ जीने की आदत डाल ले, वरना तू जिस कंडीशन में है तू तो मर जाएगा। एक बात तो उसने ये बोली। दूसरी बात उस डॉक्टर ने बात बोली कि देख बेटा, एक बात सच्ची बात बता दूं, तू इसके चक्कर में अब भटकना बंद कर दे, बहुत पैसा बर्बाद हो चुका है, तेरा बहुत टाइम जा चुका है, और ज़िंदगी में अभी तक अमेरिका के अंदर भी इसका इलाज आया नहीं है, रिसर्च चल रही है, लेकिन अभी तक कोई इस पे रिजल्ट्स नहीं आए हैं। और अगर कोई रिजल्ट आएगा तो कंफर्म है कि अगर तू रहेगा तो तुझ तक खबर जरूर पहुंचेगी। बहुत टफ। तो क्या महसूस होता था, क्या उस वक्त क्या लगता था आपको लाइफ में जब ये इस दौर से आप गुजर रहे थे? सर, जिंदगी बहुत खराब हो गई थी। आज कहना बहुत आसान है मेरे लिए, लेकिन जिंदगी में सोच के भी रुला आ जाती है सर। कितने साल, ये 5 साल ये ऐसे ही थे, केवल घर पे रहते थे, किसी से मिलते नहीं थे, क्या करते थे वो? सर, बहुत अजीब से दौर थे मेरे जिंदगी के। वो क्या हुआ? मैंने बहुत कुछ सुना है, लोगों की जिंदगी ने उस समय बहुत सारी बातें कही हैं, बहुत सारे लोग बहुत कुछ ताना मारते रहते थे। मैंने अपनी जिंदगी में एक बात तय किया था कि चाहे जो हो जावे, मैं अपनी जिंदगी में अब कुछ करूंगा। क्योंकि मुझे एक आदमी ने एक बात समझाई थी, और मैं उस फिलॉसफी पे बहुत यकीन करता हूँ, बहुत यकीन करता हूँ। उसने एक बात कही थी कि जिंदगी में जो हो गया उसको एक्सेप्ट कर लो। मुझे बहुत ये बात समझ में आई थी। उसने कहा, एक्सेप्ट कर लो जिंदगी में जो हो गया। मैंने एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ, मेरी आंख खराब हो गई, और उसके बाद मैंने ये बात तय कर लिया कि अब मुझसे कोई मिलेगा तो कह दूंगा, भाई अब मैं ब्लाइंड हूं, मैं ब्लाइंड हूं, क्लियर कट। तुम्हें मुझसे बोलना हो बोलो, नहीं बोलना हो कोई बात नहीं, लेकिन मैं अब ब्लाइंड हूं। समझ में आवे तो मुझसे बात करो, नहीं समझ में आवे तो कोई बात नहीं। ये बात मैंने, पढ़ाई लिखाई खत्म हो चुकी थी, हाँ, पढ़ाई लिखाई सब घर खत्म वालों हो गई ने थी। ये बोला कि चलो कुछ कर लो, कोई काम कर लेते हैं, कुछ कर लेते हैं, या केवल आप घर पे बैठे रहते थे? नहीं, मेरी मम्मा जो है इसको लेकर के बहुत परेशान रहती थी। तो मेरी मम्मा ने मुझसे एक बात कही कि बेटा देख, मैं चाहती हूँ कि तू मेरे जीते जी अपनी ज़िंदगी में कोई नौकरी कर ले। तो मैंने कहा ठीक। तो उसने कहा कि देख बेटा, तू ऑलरेडी इतना पढ़ा लिखा है कि अगर तू रजिस्ट्रेशन करा ले तो तुझे जॉब मिल जाएगी। लेकिन एक्चुअल में मैं जॉब करना नहीं चाहता था। फिर उसने मुझे बहुत प्रेशर बनाया, बहुत प्रेशर बनाया। तो मैंने उसको एक बात समझाई कि देख मम्मा, मैं जॉब नहीं करना चाहता हूँ, क्योंकि मैं जॉब करके इस जिंदगी को बांध के जीना नहीं चाहता हूँ। तो अजीब सी एक बात मेरे
घर में भी और जो बाहर सुनता था वो भी मम्मा को यही बात समझाता था कि आपका लड़का अभी तक तो सिर्फ आंख खराब था, अब उसका दिमाग भी खराब हो रहा है। हाँ, उसको ये नहीं समझ में आ रहा है कि घर उसकी जिंदगी आराम से कट जाएगी, लेकिन एक्चुअल में मैं अपनी मम्मी की जिंदगी को देख रहा था और मैं उसको बहुत अच्छी तरीके से महसूस कर रहा था। मैं ये समझ पा रहा था कि अगर मम्मी की जगह मैं होता तो मेरी भी जिंदगी ऐसे ही होती ना। बट कभी फिर ऐसा मैंने सुना है फीमेल्स को ये इंट्यूशन होता है बहुत बड़ा, हाँ। राइट? तो कभी ऐसा होता था कि मेरे पेरेंट्स इस स्टेज से गुजर रहे हैं, ये स्ट्रगल लाइफ से गुजर रहे हैं, मैं डिमांड ही ना करूं, या मैं, ऐसा कभी होता था या डिमांड पे डिमांड होती थी हर नहीं शादी? नहीं नहीं, ऐसे हुआ है सर मेरे साथ। और मैं बहुत ज़्यादा पापा के क्लोज थी, तो चीज़ें बहुत जल्दी समझ जाती थी और देख के सिचुएशन को। तो फिर मैंने बहुत सारे, जैसे स्कूल के ट्रिप्स होते थे, वो सब मैंने बहुत सारे फर्गो किए हैं। और फिर खुद को समझाती थी इट्स ओके, आगे टाइम आएगा, अपना टाइम आएगा। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जहाँ पे मैंने कॉम्प्रोमाइज़ खुद से ही किया है, बिना डिमांड किए। बट देन जब भी जो भी डिमांड किया है ना सर, वो सारी चीज़ें उन्होंने आज तक मेरे लिए फुलफिल किया है। तो वो बहुत जब भी हम कुछ बोलते थे, वो एक ही चीज़ बोलते थे कि यार बच्चों की खुशी में हमारी खुशी है। एंड हमेशा हमारे लिए ही उनको कुछ करना होता था, और वो जो भी करते थे हमारे लिए ही करते थे, हम, मेरे लिए और मेरे दोनों सिस्टर्स के लिए। ट्रू। अच्छा, कितने बहन भाई हैं आप? दो सिस्टर्स है सर। अच्छा, मतलब आप और दो हाँ, और सिस्टर, मतलब 3 सिस्टर्स हैं, कोई भाई नहीं? नहीं, राइट। कोई नहीं भाई तो नहीं है। अक्सर तो पेरेंट्स चाहते हैं कि कोई लड़का वड़का हो जाए घर में, कभी ऐसा? नहीं, माय मदर वांटेड बट माय फादर वाज ओके कि तीनों डॉटर्स है, तो ही वाज हैप्पी। तो पापा ने आपको ही लड़का समझ लिया था, तभी टॉम बॉय टाइप थे, या मतलब इसीलिए मैं टॉम बॉय बन गई थी ओह, इसीलिए टॉम बॉय बन गए थे। ओके, 10th तक पढ़ाई हो गई थी, राइट? तो 10th तक की जर्नी कैसी थी स्कूल में? 10th तक आई वाज 50-60% स्टूडेंट, मतलब अच्छा, बहुत average? ज्यादा, हाँ एवरेज, बहुत ज्यादा पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं था। क्यों, किस चीज में इंटरेस्ट था बचपन में? सर अदर एक्टिविटीज, बाइक राइडिंग। मैंने 6th स्टैंडर्ड में गाड़ी चलाना सीख लिया था। 6th स्टैंडर्ड में? 6th स्टैंडर्ड में आई यूज्ड टू ड्राइव, एंड गली के सारे लड़के मुझे देख के बोलते थे यार, मेरे पापा को बोलते थे कि यार मनोज, तेरी बेटी को देख कैसे गाड़ी भगा रही है गली में। तो मतलब मुझे मजा आता था वो सब करने में, सबको सताने में, ये सब करने में मुझे मजा आता था। राइट। और पढ़ाई नहीं करनी? कर ली जितनी कर ली बस। मुझे ज्यादा, आई कैन नॉट सिट एंड स्टडी, आई कैन नॉट सिट फॉर अ लॉन्गर टाइम कहीं पर भी, मतलब ना पढ़ाई के लिए ना किसी चीज के लिए। ओके। तो 10th के बाद कोई, मतलब ऐसा सोचा था 10th तक कि मेरे को ये बनना है बड़े होके, या ऐसा कुछ करना है? हाँ, ये मुझे ऐसे था कि मुझे लाइफ में कुछ करना है। क्या करना है ये नहीं पता था। ये नहीं पता था? हाँ, ये नहीं पता था। ये क्यों था दिमाग में कि मुझे कुछ करना है? किसी से इंस्पिरेशन मिली या कुछ ऐसा हुआ जो ये आपके दिमाग में आ गया? इंस्पिरेशन कहिए, मम्मी इंस्पिरेशन थी, या जो सिचुएशंस मैंने देखी अपने सराउंडिंग्स में, कि यू नो, बीइंग अ वुमेन, बीइंग एक लड़की होने के नाते, यू नो, फाइनेंशियल फ्रीडम बहुत ज़रूरी है। पैसा चाहिए, पैसे से आप कुछ भी खरीद सकते हो, बट अगर पैसा नहीं है तो आपकी कोई इज्जत भी नहीं करेगा। ये चीज़ मुझे बहुत पहले समझ में आ गई थी। ऐसा क्यों बोला आपने? क्योंकि क्या हुआ था बेसिकली? रिश्ते बदलते हुए देखे सर मैंने। पैसों से रिश्ते बदलते हुए देखे। पैसों से रिश्ते बदलते हुए देखे। When you have money, people are different with you. When you don't have money, people are different with you. तो लोगों के बात करने का तरीका आपसे, टोन आपसे चेंज होते रहता है। सिचुएशन मैंने पापा के साथ देखा है पर्सनली। जो लोग पहले पापा को इग्नोर करते थे, आज के डेट में सलाम ठोक के जाते हैं। क्या हुआ ऐसा जो चीजें बदलने लगी? या नहीं सर, मतलब वेस्टीज जब शुरू किया तो ऐसा नहीं था कि मजे के लिए स्टार्ट किया, ड्रीम के लिए स्टार्ट किया था सर। अच्छा, ओके। मतलब कार देख ली थी ना उस दिन, हाँ। तो वो दिमाग उस दिन घूम गया था कि मैंने कहा अगर ये इतना कॉन्फिडेंटली बोल रहे हैं और ये अगर 2-3 गाड़ी ले सकते हैं तो मैं क्यों नहीं ले सकता हूँ? व्हाई कांट आई? मैं क्यों नहीं कर सकता हूँ? सो दिमाग में यही था। प्लान समझ में एक दिन में नहीं आता है, बट और उस टाइम पे
वेस्टीज के डिजिटल ट्रेनिंग्स और ये सब चीजें उतनी नहीं थी, CNTs कुछ नहीं होती थी, तो ट्रेनिंग्स वगैरह एक मीटिंग वो करके गए, उसके बाद विच ईयर ये कौन से साल की बात है? इट इज 2011 12 के आसपास 12 की बातें हाँ। हैं बेसिकली। तो उस टाइम पे वो मीटिंग करके गए और उसके बाद 3-3 4-4 महीने बाद आना और इस तरीके से चीजें थी। तो प्लान ऑलरेडी जब वो आए और उन्होंने प्लान दिखाया तो बैठ के उसको सीखना कि किस तरीके से। पर पहला जो मीटिंग मेरा मीटिंग करने गया था सर, मेरे को आज भी वो याद है। फादर ने बहुत अच्छा लाइफ दिया, कभी बस में बैठा नहीं था, और उस दिन मैं अपना पहला प्लान दिखाने के लिए बस में गया, 4 घंटे ट्रैवल किया मैंने, और वो रोड पूरा खराब था, तो ऐसा लगा, मैंने कहा ये क्या काम है जो मैं शुरू कर रहा हूँ। और जब मैं वहां गया तो मुझे कुछ भी नॉलेज नहीं थी प्लान की, मैंने केवल वेस्टीज का हेल्थ गाइड बस में बैठे बैठे पढ़ा, पूरा नॉलेज लिया, और उसके बाद जहां पे सामने मैं जिस व्यक्ति को बता रहा था उनको मैंने केवल प्रोडक्ट की नॉलेज दी। और जब मेरी पहली सेल हुई, जब उन्होंने पहली बार 2-3 हजार रुपए का प्रोडक्ट खरीदा, वो स्माइल सर, वो जो फील आया ना, मतलब ऐसा लग रहा था कि यस, अगर ये हो सकता है तो ये बिजनेस हो सकता है, ये काम कर जाएगा। तो इस तरीके से एक एक प्लान शुरू हुए। पहला महीना कैसा था वेस्टीज में? पहला महीना टफ था सर, मतलब काम वाम कुछ लोगों को प्रोडक्ट भी दिए, सारी चीजें हुई। हंसी इसलिए आती है क्योंकि अपलाइन ने बोला एक काम करो, आप 300 PV का बिजनेस कर दो, आप फास्ट रेट हो जाओगे। और मजे की बात है कि हमने अपनी डाउनलाइन में 300 PV करा दिया। उनका चेक बना तकरीबन 450-500 पहले महीने का। आपका चेक कितना? 104 रुपए का। 104 रुपए का। तो 100 रुपए का आसपास का चेक। इंजीनियर, BCA, MCA, 104 रुपए। सर तो गुस्सा आया, और फिर मैंने अपलाइन को कॉल किया, मैंने कहा सर ये क्या, आपने कहा था सिल्वर मेरे नीचे वाला पैसा ज्यादा, ये बेकार सिस्टम है, ये काम ही नहीं कर सकता। तो उन्होंने मुझे समझाया, तुमने पूरी बात मेरी सुनी ही नहीं थी। क्या होता है जब आदमी मिस कर जाता है, कम्युनिकेशन गैप होता है, तो फिर वो अपने आप को करेक्ट करने की कोशिश करता है। तो तुमने पूरी बात मेरी सुनी नहीं थी अर्शल, पहले लर्निंग पे काम करो, तो पैसा आना शुरू होगा। सो वो चीज समझ में आई कि यस, आपको प्लान को सीखना पड़ेगा। और सर उस दिन फिर मैंने माय सक्सेस प्लान का बुक निकाला। मैंने पहली बार उस दिन माय सक्सेस प्लान को पढ़ा और समझा कि इस प्लान में पैसा किस तरीके से आता है, मतलब उसको अंडरस्टैंड किया माय सक्सेस प्लान को। और आज मुझे बहुत मतलब फील भी होता है जब बहुत सारे लोग ज्वाइन करते हैं, यूथ आते हैं, काफी सारे लोग कनेक्ट करते हैं, वो डिपेंडेंसी पे रहते हैं। मतलब वो खुद से ना पढ़ के देख सकते हैं, ना प्लान को अंडरस्टैंड करते हैं, वो केवल देखते हैं कि कहाँ से रेडीमेड मटेरियल मिलना शुरू हो जाए। तो वो प्लान जब पढ़ा, चीजें समझ में आई कि क्यों मेरा चेक नहीं बना और क्या चीजें किस तरीके से आगे करना पड़ेगा। तो स्लो एंड स्टडी चीजें बढ़ना शुरू हुई। फादर वॉज विद मी। दूसरा महीना, तीसरा महीना, चौथा महीना, कितनी रिजेक्शंस मिल रही थी? दोस्त थे, कॉलेज में थे, तो कितने दोस्तों के पास गए? तो मजाक बनाते थे सर। मजाक बनाते थे? मजाक दोस्त यार, दोस्त क्यों सर? मतलब कहने को होते हैं दोस्त, पर जब आप ऐसे डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में जब आप स्टार्ट करते हैं ना, तो हकीकत आपको समझ में आती है, कितने अपने कितने पराए। क्यों? कितने दोस्तों के पास गए इस चीज को लेकर? मतलब ऑलमोस्ट मैंने सभी के साथ शेयर किया था, और सबको, क्योंकि मैंने एक चीज समझ ली थी सर कि आपको प्रमोटर तो बनना पड़ेगा, मतलब आपको बात तो सबसे करनी पड़ेगी। बिल्कुल। और जब 1-2 वीडियोस उस टाइम पे बाली सर का डायरेक्टर एजुकेशन का सेमिनार का जो NDS का एक वीडियो आता था, उसमें वो मैंने वो वीडियो भी देखा था, वो कैसेट में लाया था, CD प्लेयर। और मैंने उसमें एक चीज जो उन्होंने बताई थी वो ये थी कि आपके 3 फीट रूल में, मतलब आपके हाथ पे आसपास जो भी आए, आप चर्चा करना शुरू करो, बात करना शुरू करो लोगों से। सो मैंने अपने दोस्तों से भी बात की, तो वो हाँ बताता हूँ तेरे को, वो आज समझ में आता है कि बताता हूँ का मतलब क्या है। कि वो मुंह पे रिजेक्ट नहीं करना चाहते थे, बट इनडायरेक्टली, और कुछ अच्छे, कुछ मतलब थोड़े बहुत क्लोज थे, तो वो 2-4 प्रोडक्ट ले लेते थे। पर किसी के पीछे बोलते थे आजकल देख इंजीनियर डीओ बेच रहा है, तो वो कहीं ना कहीं से जब इंजीनियर डीओ बेच रहा है लगता था सर, बहुत फील होता था, मतलब इतना दिमाग खराब हो जाता था। मैंने कहा यार ये क्या है, मतलब क्या लोग समझ नहीं पा रहे, या तो मैं नहीं समझाऊं या लोग नहीं समझे। मतलब इस तरीके से, क्योंकि जब मैंने टाइम मल्टीप्लिकेशन नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर देखा कि ये टाइम मल्टीप्लिकेशन का बिजनेस है जहां आप 2 हाथ नहीं 1000 हाथ से अपना इनकम कर सकते हैं, जनरेट कर सकते हैं। जब मेरे फादर ने वो चीज मुझे को दिखाई थी, तो मेरे को एक चीज समझ में आ गया था, यस दिस इज द फ्यूचर। और जब कुछ बुक्स पढ़ी और कुछ सेशंस मैंने जब अटेंड किए जाके, तो मेरे को लगा था नहीं, दिस इज द टाइम। और जब उसने रिजेक्ट किया ना सर, बहुत हर्ट हुआ, फील तो बहुत हुआ, मतलब अंदर ही अंदर रोना भी आया, बट कार ने जिंदा रखा सर। 10th में तो, और वो होंडा सिटी स्कूल आता था गाड़ी से, स्कूल से कार लेके स्कूल आता था। तो मैं मेरे फ्रेंड्स से पता करा कि कौन है ये। तो उन्होंने बोला हॉस्पिट में एक होटल है सर, बहुत बड़ा होटल है, उस होटल के ओनर का बेटा था सर। ओके। तो जब मैं सोचा कि जब ये लोगों के पास कार आ सकती है, तो मैं भी बंदा हूँ, मुझे क्यों नहीं आ सकती। बिल्कुल। तो ऐसा कुछ बड़ा करूंगा जिसके करके मैं भी अपनी फैमिली को, मेरे पेरेंट्स को अच्छा रख सकूं। एक इंसिडेंट सर, बचपन में एक इंसिडेंट, शायद मेरे पेरेंट्स भी भूल गए होंगे ये, बट याद ताज़ा करता हूँ।
एक चीज, जब मैं 7th स्टैंडर्ड में था सर, 6th 7th में था, तो हमारी जब जॉइंट फैमिली थी, एक पूरे 13 लोगों के लिए एक लैंडलाइन हुआ करता था। एक लैंडलाइन पूरे घर में। और वो जो लैंडलाइन था, मेरे जो बड़े पापा जो थे और जो छोटे पापा जो थे, इनका थोड़ा ज्यादा चलता था घर पे वहाँ। अच्छा। मेरे फादर का इतना नहीं चलता था, क्योंकि मेरे फादर ज्यादा बोलते नहीं थे। कुछ भी मेरी मदर पे कुछ भी अगर कोई भी कुछ भी बोल दे तो ये स्टैंड नहीं लेते थे। तो अब हम भी कुछ नहीं कर सकते थे सर, क्योंकि ज्यादा उनका चलता था वहां पे। तो लैंडलाइन मेरे बड़े पापा ने दिलाया था। उनकी अगर वाइफ है, उनके वाइफ के जो माता पिता है वो कॉल करते तो वो घंटों तक बात करते थे। बट मेरी मदर जो है, मेरी नानी जो है, मेरी मदर की मदर, मेरी नानी 150-200 किलोमीटर दूर रहती थी, आंध्र प्रदेश में। कभी मंथली वंस या 2 मंथ्स वंस कॉल आता था मेरी नानी का, मेरी मदर को बात करने के लिए लैंडलाइन पे। तो मेरी मदर को बात करने तक दिया नहीं जाता था। क्यों, ऐसा क्यों? पता नहीं सर, पता नहीं वो लोग ऐसे क्यों थे, और आज भी ऐसे ही हैं लोग। शब्बीर को जब उसकी मदर को फोन पे बात नहीं करने दिया जाता था, शब्बीर को जब ये देखता था, शब्बीर की क्या फीलिंग्स होती थी? सर मुझे ये मैं 4 से 5 बार देखा, आज भी मुझे वो सीन अभी इमेजिन मैं कर सक रहा हूँ उस चीज को। मेरी मदर रोती थी सर, मतलब फोन में उठा, कभी कभी देते थे, कभी कभी नहीं देते थे, मतलब 10 बार में 2 बार देते थे, 8 बार नहीं वो बिजी है बोल के रख देते थे। तो रात में मेरे फादर के पास मेरी मदर रोते हुए ये सारी चीजों को बोल के सोती थी। तो ये चीज मुझे बर्दाश्त नहीं होती थी सर। मैं जब 7th में था तभी मैं सोचा था, तब मेरे ख्याल से हमारे गांव में किसी के पास भी मोबाइल फोन नहीं था, और इंडिया में उस वक्त इतना मोबाइल फोन का भी इतना नहीं, बड़े बड़े सिटीज में था। तो मैं तभी सोचा था सर, ये जो वायर आती है ना सर, वायर लैंडलाइन को जो वायर आती है, ये बिना वायर के कोई फोन हो सकता क्या? मैं सोचा बिना वायर के अगर कोई फोन आया इस दुनिया के अंदर, तो मैं बड़ा होके पैसे कमा के सबसे पहले मेरी मदर के लिए ये फोन लाके दूंगा, और वो मेरी नानी को घंटों तक बात करेगी। ये तब से मुझे ड्रीम स्टार्ट हुआ, ये रियलिटी है सर। तो ये 7वीं क्लास में जो शब्बीर ने देखा कि उसकी मदर के साथ ऐसा हो रहा है, तो ये ड्रीम तब से बनने लगे। तब से बनने लगे। बचपन में आपने बताया कि फादर 5,000 रुपए कमा लेते थे, तो ऑब्वियसली आप और आपकी सिस्टर, राइट, तो माहौल कैसा होता था घर में? मदर कैसे सबको टेक केयर करती थी? फादर, कितना स्ट्रगलिंग पीरियड फादर के लिए भी होता था, आप लोगों को पढ़ाई करवाना, या स्कूल की फीस कितनी होती थी, ये सब चीजें? सर स्कूल एक्चुअली क्या है सर, हमारे घर में जो जॉइंट फैमिली थी, मेरे अगर बड़े फादर के बच्चे हो गए या किसी के भी बच्चे हो गए, तो मेरे दादी एक काम करती थी, क्या? लेके जाके उर्दू स्कूल में एडमिशन। अच्छा, ओके। गवर्नमेंट की उर्दू स्कूल में, राइट। तो मेरी मदर के पेट में जब मैं था, तो मेरी मदर ऐसा कहते हैं मुझे कि मेरे फादर कहते थे मैं मेरे बच्चे को अच्छे से अच्छे स्कूल में पढ़ाऊंगा। तो हर एक माँ का सपना होता है कि बच्चों को आगे बढ़ाएं, अच्छा करें, बहुत बहुत अच्छा करें, पेरेंट्स यही सोचते हैं। हाँ सर। तो उस गांव में सिर्फ एक इंग्लिश मीडियम स्कूल थी सर। अच्छा, ओके। तो मेरे मदर को मेरे फादर एवरी वीक 10 रुपए देते थे सर। अच्छा। सेविंग के लिए या कुछ खर्च करने के लिए, 10 रुपीज। ओके। तो मेरी मदर वो 10 रुपीज को खर्च किए बिना सेव कर करके 300 रुपीज इकट्ठा करके, जब मैं 6 इयर्स का हुआ, तो उस स्कूल के हेडमास्टर के पास लेके जाके एडमिशन करवाने के लिए 300 रुपए दिए। माय गॉड। LKG के लिए सर, किंडरगार्टन। तो जो HM थे उस स्कूल के किंडरगार्टन के, उन्होंने बोला एडमिशन के लिए डोनेशन 350 रुपए है। तो फिर 50 रुपए कलेक्ट करने के लिए 1 मंथ 1 वीक होना चाहिए मेरी मदर। अच्छा, क्योंकि 10-10 रुपए मिलेंगे। हाँ, पापा 10-10 रुपए एवरी डे देते हैं, तो 50 दिन और चाहिए। हाँ सर। तो अब फादर से ज्यादा पैसे भी पूछ नहीं सकते थे। ओके। और जो अच्छा, मम्मा ने ये बात पापा से बताई थी कि मैं बच्चे को अपने शब्बीर को इस स्कूल में, हाँ सर, तो पापा ने नहीं दे दी 50 रुपए ले लो करा दो? उनको इतने पैसे आते ही नहीं थे ना सर देने के लिए, इतने पैसे थे नहीं, क्योंकि इनका किराना शॉप में सिर्फ 2 या 4 साल्ट के पैकेट्स थे। साल्ट, नमक के पैकेट बेचने के लिए जो किराना स्टोर में होते हैं ना, सिर्फ 4-5 नमक के पैकेट रख के बिजनेस करते थे बस। बहुत हालत बहुत गंभीर थी सर। तो एक दिन क्या हुआ सर, लगभग 2-2:30 बज चुका था। उस समय मेरे पास पैसा नहीं था, बस प्रोडक्ट था। 2-2:30 दोपहर के एक भी कोई प्रोडक्ट नहीं लिया। सो मुझे लगा यार अभी गर्मी बहुत था उस समय, तो मैं फाइनली एक घर नॉक किया। वो मेरा लाइफ टाइम तक याद रहेगा, एक इंसिडेंट सर है ये। तो मैंने सोचा अगर अभी नॉक करूंगा, अगर कुछ भी ले लेंगे, 1-20 करोड़ ना ले लेंगे, 10-20 रुपया अगर मिल जाएगा, मैं फाइनल थोड़ा सा कुछ खा लूंगा एटलीस्ट। तो सर क्या हुआ, मैं जैसे ही जाके नॉक किया, कोई नहीं आया, दोबारा टिंग टंग कर दिया। एक अंदर से एक लेडी स्लैंग लैंग्वेज बोलते हुए एक डंडा लेके आए, मतलब एब्यूजिंग लैंग्वेज, गालियां देते हुए, बस निकम्मा, तुम लोगों का कोई काम धंधा नहीं है, हम दोपहर को सोने नहीं देते हो,
डंडा लेके आए। मैंने बोला आंटी नमस्ते, अंकल आंटी नमस्ते, गलती हो गया, ठीक है। मैं वापस मेरा बैग लेके वापस जाते जाते ऐसे बोलता था, आंटी नमस्ते, सॉरी गलती हो गया, गलती से बेल बजा दिया। गलती से, ठीक है सर, इतना तो उनको समझ आना चाहिए था। दोपहर 2-2:30 बजे जो आ रहा है वो निकम्मा नहीं है, इतना तो उनको समझ आना चाहिए था। बट फिर भी मैं वहां से आ गया। उनका गेट बंद करके जब वापस आया, बाइक बाहर था सर, थोड़ा दूर आके रोड में कोई नहीं थे सर, क्योंकि धूप बहुत हो रहा था। एक दुकान बंद था, वहां पे नीचे में खड़ा होके सोचा कि ऊपर वाला आज मेरे पास पैसा नहीं है, और सर खाने के लिए भी पैसा नहीं था सर। वो मैडम ने मुझे गाली दे रहा था सर, और मैं उस दिन ठान लिया कि मैं इस कंपनी के अंदर तो करूंगा काम, और आने वाला दिन में मुझे करके दिखाना है। भगवान आपको 100% आने वाला दिन में ऐसी दोपहर को मैं भी अपना घर में रहूंगा एसी रूम में, और अगर भी कोई आएगा उसको मैं ऐसे बोल पाऊंगा, एटलीस्ट पानी तो दूंगा सर। ये सोच लिया था मेरा, और एक थोड़ा सा मोटिवेशन बढ़ा था पॉजिटिव सेल्फ टॉक से सर। वो सर लाइफ टाइम मेरा यादगार है सर। फिर भी उस दिन आके रात को जब मैंने पहुंचा, इतना कॉन्फिडेंटली मैंने गोल को पढ़ा, अभी भी तू सरोज पानिग्राही है, 2009 जुलाई तक तू इनकम 1 लाख करने जा रहा है। मॉर्निंग में फिर जब हम लोग निकलना शुरू किए तो आई वॉज स्लीपिंग ऑन द सेकेंड साइड, फादर वॉज ड्राइविंग और पापा ड्राइव कर रहे थे, आप सो रहे थे, ब्रदर पीछे था और कजन पीछे था। एक सेकंड में पता नहीं ऐसा हुआ सर कि वो गाड़ी जो बिल्कुल सीधी चल रही थी वो तकरीबन 7-8 पलटी खा के कहाँ जाके गिरी और समझ में नहीं आया। और मेरी आंखें एकदम, जब मैं आंखें खोलूँ तो उससे पहले मेरे यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो माँ कभी भी है, वो ब्लड टप 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 करना शुरू किया। एंड जब मेरे को आँख के सामने वो चीज़ें देखी, जब मैंने मतलब मैं बिलीव नहीं कर रहा, मेरा ब्रदर जो थे वो कांच बाहर निकल चुके थे और गाड़ी इस तरीके से खड़ी थी। एंड फादर वाज लाइक, सीट बेल्ट था इसलिए वो वहाँ पे टिक मतलब थे, एंड ईयर जो था वो कट चुका था, अनकॉन्शियस थे। पापा का कान कट चुका था, कान कट चुका था, अनकॉन्शियस थे। और मतलब सर वो जो हिम्मत, मतलब वेस्टीज ने जो पॉजिटिविटी दी है ना, मतलब उसने उस दिन काम किया सर। मतलब क्या हुआ, क्या था मैं बता नहीं सकता, मतलब वो बिल्कुल वो ऐसे स्टेयरिंग पे खड़े थे, मेरे को समझ में नहीं आया कि व्हाट इज गोइंग टू हैपन, क्या चीज़ें हो रही हैं। और तुरंत से वो गांव के आसपास के लोग दौड़ के आए, उन्होंने गाड़ी जब स्ट्रेट की और फिर हमने फादर को मतलब निकाला वहाँ पे। तो आप कॉन्शियस थे मैं उस वक्त? उस टाइम ब्लड टपक रहा था, तो मेरे को कुछ समझ में नहीं आया सर। मतलब इतना अंदर जब होता है ना कि कोई काम के लिए आप चीज़ें हो, तो वहां से उनको निकाला और निकालने के बाद में जस्ट ऐसे ही थे, तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था। ब्रदर वाज लाइक कि क्या हो गया सारी चीजें। ब्रदर भी कॉन्शियस था, मतलब कॉन्शियस थे, बट ही वाज सो पैनिक। और पापा अनकॉन्शियस, पापा बिल्कुल अनकॉन्शियस थे सर। मेरे को समझ में नहीं आ रहा था क्या करूं। इमीडिएटली वहां से कुछ पास में मेरे टीम के लोग थे, आई कॉल्ड देम, ऐसा एक है, और वहां पे कुछ आसपास के लोग थे जो भी टीम में थे। तो वेस्टीज का सर नेटवर्क की ताकत आप देखिए सर, आधे घंटे में एम्बुलेंस वो लेके आए। एंड फादर को उन्होंने लिया और फादर को लेके वो पहुंचे। मैं वहाँ पे ही खड़ा था बिकॉज ब्रदर था, तो उसको दूसरे एम्बुलेंस में फिर हम लोगों ने भेजा। ही ऑल्सो गॉन विद दैट। वहाँ पे सारा सिचुएशन हैंडल किया। एंड एक टॉवेल था उसको लपेटा बिकॉज वो ब्लीड हो रहा था कंटिन्यूसली। और फिर बाद में एक एक करके फिर फैमिली और सबको कॉन्टैक्ट करना शुरू किया, सारी चीज़ें। एंड देन फिर शाम तक मेरे मामा जी हमको लेने आए। एंड देन फिर आई वेंट। और एक कौन सी जगह थी जहाँ एक्सीडेंट? ये नियर टू छिंदवाड़ा। और सर नेटवर्क की पावर, मतलब मेरी टीम आई और ऐसे लोग जो मुझे नहीं जानते थे, क्रॉस लाइन के ग्रुप, जैसे उनको पता चला मतलब दे केम, लेके गए ट्रीटमेंट, मतलब रात तक कराया उन्होंने। और जब पता चला कि फादर इज ऑल वेल, सारी चीज़ें, कोई दिक्कत नहीं है। एंड फिर रात में जब हम लोग गए, जब मैंने फैमिली को सर उस दिन देखा, जब मैं रात में पहुंचा, मतलब आई वॉज ओके, मतलब ठीक है, मेरे को ये था हम बच गए, मतलब हम लोग फाइन है। पर जब मैंने घर वालों को देखा सर, मतलब दे वर क्राइंग लाइक एनीथिंग। और वो चीज़ मेरे को, मैंने केवल एक चीज़ फील की कि आज अगर कुछ होता और वेस्टीज अगर हमारे पास नहीं होता तो हमारी फैमिली का क्या होता सर। मतलब हम सोच नहीं सकते थे कि हमारी फैमिली किस तरीके से, जो लाइफस्टाइल हम लोगों ने उनको दी है, जो ज़िंदगी आज हम उनको दे पा रहे हैं, तो मतलब अगर वेस्टीज नहीं होता तो उनकी ज़िंदगी उस लेवल पे कैसे होती। जब मदर बने, डॉटर 6 महीने की, क्या स्ट्रगल था उस वक्त भी बिजनेस करते थे, या ऐसा लगता था कि छोड़ के ट्रैवल कर रहे हैं? क्योंकि मुझे कई जगह याद है यूथ आइकन के जो इवेंट्स होते थे, जब आप ट्रैवल करते थे तो
आप 6 महीने के बच्चे को छोड़ के उस वक्त ट्रैवल कर, कैसा कैसा टाइम? बहुत बहुत टफ था सर, बिकॉज आप जब मदर फीड पे बच्चा होता है ना, उसको छोड़ के निकलना उस टाइम पे बहुत टफ होता है। और उस टाइम पे भी मैंने बहुत ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ किया, जस्ट बिकॉज कि अपने आप को यही समझाया कि ये टाइम है, निकल जाएगा, एंड आने वाला टाइम इससे बहुत अच्छा होगा, और हो सकता है कि उसकी अच्छी लाइफ, उसको अच्छी लाइफ दे पाएंगे हम। तो हाँ, जब मैं वो 5 मंथ्स की थी, मैं उसको छोड़कर गई थी, एंड हाँ, बहुत बार अभी भी मैं उसको छोड़ के आई हूँ, बहुत मिस करती हूँ। अब तो वो चीज़ें समझती भी है, बट ये सारी चीज़ों को कंपनसेट किया कोविड ने, अगर उसका धन्यवाद करूँ तो। कोविड में ट्रैवल बंद हो गया, हाँ, राइट, और ऑनलाइन बिजनेस शुरू हो गया, तो एक ऐसा मदर थोड़ा सा रिलैक्स हो हाँ, गया कि आपको रिलैक्स ट्रैवल हो नहीं गया करना थोड़ा पड़ता सा था। कि हाँ, थोड़ा सा मैंने उसके साथ अब इतना ज्यादा टाइम स्पेंड कर लिया ना कि अब वो मुझे छोड़ना नहीं चाहती, अब वो तो कहीं मम्मा ये मम्मा अब करती है। कल ऑफलाइन जब शुरू हो जाएगा तो फिर ये एक और प्रॉब्लम नहीं बन जाएगी? हाँ, बहुत, अब और ज्यादा टफ होगा सर, अब यहाँ से उसको छोड़ के जाना और बहुत ज्यादा टफ होगा। अभी भी उसको बोला है कि मम्मा तेरे लिए टॉयज लाएगी, मम्मा तेरे लिए ये करेगी, वो करेगी, तो उसको समझा एज अ मदर क्या फीलिंग्स होती हैं जब आप अपने बच्चे को छोड़ के अपने काम हो या कोई भी चीज हो उसको करने के लिए जाते हो, तो क्या कैसे मेंटली एज अ फीमेल आप स्ट्रांग करते हो? एक मैसेज मैं जरूर ये फीमेल्स के लिए चाहूँ। बहुत टफ है सर, बहुत टफ है, बट वुमेन्स के अंदर मैं जहाँ तक समझती हूँ, जो मैंने मेरी मदर को देखा है या मदर इन लॉ को देखा है, हम में ना एक अलग सी शक्ति होती है, जो वो हम खुद ही निकाल सकते हैं अपने अंदर की शक्ति को, और उसको शायद कोई और चाह के भी नहीं बता सकता कि आपके अंदर ये शक्ति है। और वो विल पावर, वो जो स्ट्रॉन्ग, वो जो डिजायर है, वो खुद से ही आता है, पता नहीं, वो खुद से ही शक्ति आती है कि नहीं अब करना है, पता नहीं, वो एक स्ट्रॉन्ग डिजायर आता है अंदर से कि आप कर सकते हो, यू कैन डू इट, यू कैन डू इट, एंड अपने आप चीजें होती चली जाती है, फिर आपको पता भी नहीं चलता है कि चीजें होती है। और एक औरत के लिए मैं बोलूंगी सर कि बहुत टफ है, बट नामुमकिन कुछ भी नहीं है सर। नामुमकिन कुछ भी नहीं है, अगर वो ठान ले तो सब कुछ कर सकती है, और बस वो ठानने की देरी है, इसकी वो जिद की जरूरत है, वो दिल में उतारने की जरूरत है कोई चीज को कि मुझे ये करना है। अब बट डायरेक्ट सेलिंग यहाँ तो लोगों से मिलने का काम है, लोगों को समझाने का काम है, तो आप चलोगे कैसे, लोगों तक पहुंचोगे कैसे, लोगों को समझाओगे कैसे? ये तो बहुत बड़ा क्वेश्चन था इरशाद भाई लाइफ में। हाँ बिल्कुल था। तो फिर कैसे किया? जुनून से। कैसे? जुनून से, जोश दोस्तों, से। जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात आज इरशाद भाई ने बोली, कैसे किया, वो केवल एक वर्ड में उन्होंने बताया, जुनून से, केवल जुनून से। बाकी सब चीजें बाद में हैं, बट जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्या जुनून है, इंपॉर्टेंट ये। इरशाद भाई, जुनून आ गया था कि मेरे को अब करना है वेस्टीज और मेरे को अपनी जिंदगी को बदलना है। यस। तो कैसे शुरुआत की, कैसे लोगों तक पहुंचे, क्या हुआ जरा बताइए। जब सारा प्लान डिस्कस हो गया और मैं एकदम कंफर्म हो गया कि हाँ ये काम करना है, तो सबसे पहले मैं गया अपनी मम्मी और पापा के पास और उनको बताया कि मैं कंपनी करने जा रहा हूँ और उस कंपनी के साथ मैं एसोसिएटेड होने जा रहा हूँ। अब इतना कहना था कि मेरी फैमिली में भूचाल आ गया। भूचाल आ गया। मम्मा पापा ने क्या किया, घर से निकाल दिया, उठाओ? नहीं, लोगों ने कहा तुम पागल हो गए हो, आए सिर्फ अभी तक बर्बादी की ही राह पे चल रहे हो, कुछ और नहीं कर सकते हो। मैंने कहा देखिए आप लोग परेशान मत होइए, मुझे इस काम को करने दीजिए। उन लोगों ने कहा फला, बहुत सारी कंपनियां, देखिए उनका कोई दोष नहीं है, आई नो, ठीक है ना, किसी का कोई जो निगेटिव सोच रहा है ना, उनका कोई दोष नहीं है। क्यों? क्योंकि अभी तक उन्होंने जो रिजल्ट्स देखे हैं वो जॉब में देखे हैं, छोटी दुकान में देखा है, किसी डायरेक्ट सेलर की जिंदगी को बदलते उन्होंने नहीं देखा था। एब्सोल्युटली। अगर वो भी डायरेक्ट सेलर्स की जिंदगी को बदलते देखते तो वो कहते कि बेटा तुम भी जाके डायरेक्ट सेलिंग करो। यस। लेकिन उन्होंने देखा ही नहीं था कभी, तो उनका विश्वास नौकरी और दुकान में था।
उनकी कोई गलती नहीं थी। मैंने उनसे जाकर कहा, उन लोगों ने कहा बर्बाद हो जाते हैं वो लोग, ये वो। मैंने कहा कोई बात नहीं। मैं सोचता था कि देखिए, जब मैं पहली बार वेस्टीज को समझा था तो मुझे लगा कि यार बड़ा काम आसान है, करना क्या है लोग साबुन लगाते ही हैं, नहाते ही, मैं भी लगाता हूँ, तो बड़ा आसान है। जाऊंगा 2-4 लोगों से बोलूंगा, वो साबुन तेल लगाएंगे, अपना काम हो जाएगा और 2-4 लोग जुड़ जाएंगे और फिर मुझको तरक्की मिल जाएगी। अब जब मैंने निर्णय ले लिया तो घर में बहुत सारे डिस्कशन हुए और उसके बाद एक डिस्कस हुआ जिसमें उन्होंने कहा ये काम नहीं करना है। मैंने कहा 1 साल तो मुझे करना है। तो उन्होंने कहा कि नहीं करना है। तो मैंने कहा अच्छा एक बात बताइए, ये जिंदगी मेरी है या नहीं है? तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आप सबसे कहूंगा, प्लीज टेक ओनरशिप इन योर लाइफ, ऑन योर फ्यूचर। वाह, ओनरशिप। आपको अपनी फ्यूचर की ओनरशिप तो लेनी ही पड़ेगी अगर आप कुछ करना चाहते हैं। और ये ओनरशिप मैंने उस वक्त समझी और मैंने पूछ लिया कि ये जिंदगी मेरी है या नहीं है। लोगों ने कहा हाँ है। मैंने कहा तो फिर 1 साल मुझे मेरे हिसाब से जीने दीजिए। अगर 1 साल में कुछ नहीं हो पाता है तो 1 साल बाद 365 डेज के बाद हम लोग बैठेंगे, एक दूसरे के साथ हिसाब करेंगे। अगर आपको लगता है मुझे कहीं और करना चाहिए नौकरी, तो फिर मैं आपको एक वादा करता हूं, सब काम छोड़ के नौकरी कर लूंगा। अच्छा, तो मतलब ये डिस्कशन हुआ पूरा का पूरा घर? पूरा डिस्कस हुआ। ओके। तो उन लोगों ने कहा ठीक है तुम्हारी शर्त मंजूर है, लेकिन हमारी भी एक शर्त है। ओके। मैंने कहा बताइए। कहा आज के बाद तुमको 1 रुपया नहीं मिलेगा। 1 रुपया नहीं मिलेगा? नहीं मिलेगा। घर से मम्मा पापा कोई? हाँ, 1 रुपया नहीं देंगे। घर में रहोगे, खाना वाना मिलेगा या नहीं? ये सब बात की बात है, अभी तो ये बात अभी ये हो रही थी। मैंने कहा ठीक है, शर्त मंजूर है। तो हम चारों निकल गए। फादर कहाँ थे पता नहीं था। हम चारों निकल गए वहाँ से ऑटो में बैठ के। अभी तक उसी घर में कमलापुर में हमारा 90% सामान उधर ही, इवन पैन कार्ड भी पेरेंट्स के वहीं पे है। तो वहाँ से हम निकले, सुबह के 6 बजे चाय पी के निकले सर, डोर को लॉक करके। वहाँ से नानी के गांव जाना था, आंध्र प्रदेश। तो नानी के गांव जाने के लिए बीच में एक प्लेस आता है बल्लारी, जहाँ पे अब हम रहते हैं। बल्लारी के बस स्टैंड पे हम गए तो 9 बज गए थे सर वहाँ जाने के लिए, जा गए तक। पूरे चारों के चारों भूखे थे। फादर कहाँ थे हमें पता नहीं था। तो मेरी मदर मेरे पास आके एक बार, पहले हमारा घर कैसा था सर, हर रोज 6 गरीबों को खाना खिला के मेरी मदर ब्रेकफास्ट करती थी। एवरीडे 6 गरीबों को खाना हमारे घर में चलता। तो आज ऐसी लेडी का दिन कैसा आ गया जिंदगी में। मैं आज रात दिन इसीलिए मेहनत करता हूँ सर, ताकि मेरी मदर का वो जो स्टेटमेंट है ना, वो मुझे इंस्पायर करता है सर। मेरे पास आके मेरी मदर बस स्टैंड पे 9 बजे हाथ पकड़ के उन्होंने एक बात बोला, शब्बीर ये तेरे हाथ नहीं पैर समझ, मुझे बहुत भूख लगी है, कुछ खिला दे। तो वो जो मोमेंट था सर मेरे लाइफ का, मेरे पॉकेट में 140 रुपये थे। अब 140 रुपये का मैं अगर कुछ खिला दूं चारों को, तो बस के टिकट के लिए पैसे नहीं है। अगर बस में जाएंगे तो भूखा जाना पड़ेगा। तो मेरी नानी वहाँ से आके बोलती है क्या हुआ, भूख लग रही है? तो नानी ने बोला 500 रुपये मेरे पास है, हम कुछ खा लेते हैं, टिकट के लिए भी हो जाएंगे। तो बल्लारी में एक होटल है सर, आज भी उस होटल के टेबल पे हम बैठ के चारों मसाला डोसा हमने खाया। तो मसाला डोसा खा के 150 रुपये का बिल पे करना था मैं नानी के पैसे लेके। उस टाइम पे जब ये लोग खा के उड़ गए, तो उसी टेबल पे बैठ के मैंने एक अपना इमोशनल ड्रीम सेट किया सर, कि आज मैं फकीर होके, भिखारी बन के यहाँ पे आके मसाला डोसा खाया। आज से 3 साल बाद मैं करोड़पति बन के इसी होटल में आके फैमिली के साथ मसाला डोसा खाऊंगा। ये इमोशनल ड्रीम मैंने सेट किया अपने आप को। उसके बाद हम वहां पे गए सर, आंध्र प्रदेश। वहां पे भी खर्चदार आने लग गए। अच्छा, उनको पता चल गया? पता चल गया, मतलब अपने ही लोग इन्फॉर्मेशन दे रहे थे कि ये यहाँ बट उनका भी पैसा था तो नेचुरल है, आएगा ना सर। तो वहां से हम फिर मतलब हमारे खुद के रिलेटिव्स, नहीं आप यहाँ पे चले जाओ, आप यहाँ रहेंगे तो वो लोग आके गलाटा करेंगे, शोर करेंगे, तो हमारी गली में इज्जत जाएगी, आप चले। हम पता नहीं सर, दरगाहों में सोए, बस स्टैंड पे सोए, रेलवे स्टेशन पे सोए, 19 साल की बहन को लेके पता नहीं कहाँ कहाँ से। खाने के लिए सर, अब हम बाहर जब शूट हो रहा था तो हम बैठ के वही बात कर रहे थे, खाना पकाने के लिए सर हल्दी, टर्मरिक, 10 रुपए की टर्मरिक खरीदने के लिए हमारे पास पैसे नहीं थे। भूखे भूखे हम, जैसे बहुत प्यास लग रही थी मुझे। एक दरगाह में हम बैठे थे सर, आंध्र प्रदेश के, बहुत प्यास लग रही थी। वहाँ पे एक मटका था, मटके में पानी था। तो पानी पीने के लिए मैं गया, 5-6 घंटे के बाद प्यास लग रही थी, बहुत धूप। तो पानी पीने के लिए मैं ग्लास लेके पानी निकाला, तो पानी के साथ इतने सारे कीड़े आ गए, कीड़े। अब वो पानी भी पी नहीं सका मैं। पूरा दिन पानी पिए बिना हम थे सर। सिर्फ 5-5 रुपए की चाय पी के हमने 3-4 दिन गुजारा। वो एक लड्डू आते हैं सर, छोटे मोटे, 1 रुपए पे 1 लड्डू मिलता है। वो 15-20 लड्डू लेके आफ्टरनून का हमारा लंच होता था सर।
8-10 दिन तक। अगर आपका ब्रेकफास्ट के टाइम पे ब्रेकफास्ट हो रहा है, लंच के टाइम पे लंच हो रहा है और डिनर के टाइम पे डिनर हो रहा है, तो आपका बिजनेस मोमेंटम में नहीं है। अच्छा, मोमेंटम में नहीं है। नहीं Right. है, क्योंकि सब चीजें अगर टाइम पे हो रही है तो मतलब आप यार कंफर्ट जोन में हो, राइट। है ना। मैं वही कहता था कि अगर आपका लंच के टाइम पे ब्रेकफास्ट हो रहा है ना, और लंच का कोई आता पता नहीं है, और डिनर के टाइम पे जब घर वाले डिनर करके सो जाते हैं, है ना, और रात को आप चोरों की तरह दरवाजा खोलते हो कि कोई उठ ना जाए, और वो जो ठंडी रोटी आपका इंतजार कर रही होती है, वो ठंडी रोटी का मजा गर्म रोटी से ज्यादा आता है, क्योंकि दिन भर अपने अपने सपनों के लिए काम किया होता है। तो ये होता है मोमेंटम, और लोग रिलेट करते थे, क्योंकि सर इतना काम होता था, हमको खाने पीने की तो था ही नहीं, मतलब रात हो गई, खाने पीने का कुछ पता ही नहीं चल रहा है। होता ना, हम दिन के 10 प्लान करते थे और 2 मील्स, या तो दिन के 10 प्लान और 1 मील्स। प्लान कितने हो रहे हैं उस पर फोकस था। कितनी ना सुनी लाइफ, वेस्टीज के बिजनेस में कितनी ना सुनी एक्चुअली? काफी सारी ना सुनी सर, इनिशियल पीरियड में तो बहुत ना सुनी, आज भी सुनते हैं, है ना, और दैट इज द प्रोसेस। ये समझ में आ गया था कि ये प्रोसेस है, मगर बहुत ना सुनी। मतलब ऐसे ऐसे लोग जो कहूँ कि मतलब लाइफ में ज्यादा कुछ जो शायद से कर भी नहीं पाए, वैसे वैसे लोगों से भी ना सुनी, बहुत लोगों ने ना सुनाई, मगर ऐसा लग रहा है कि बहुत करीबी लोगों ने ना सुनाई। इतना इमोशनल हो रहे हो आप तो। ऐसे ऐसे कौन सी ऐसी बात है जो मतलब जिसके ऊपर हमें होता है ना कि फेथ है भाई, ये तो दे ही देगा, ये तो साथ चलेगा, और वो साथ छोड़ के चला गया, ऐसा कुछ हुआ? हाँ, मतलब ऐसे बहुत सारे लोग थे जो एकदम क्लोज थे, कलीग्स थे, जिनके साथ हमने काफी सारा काम किया, और बोलते थे कि नहीं मतलब आप तो हमारे मेंटर हो लाइफ में, मतलब जो भी है आपसे सीखा है, सारी चीजें सीखा है। और जब बात आती थी बिजनेस की, ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट्स होते थे कि हम शाम को किधर दिख जाए तो वहां से गायब हो जाते थे लोग, है ना। कैसा फील होता था? हंसने आता था उनपे, और आज और ज्यादा हंसी आती है, क्योंकि आज भी वो नौकरी कर रहे हैं, और आज मैं उन्हें छेड़ता हूँ, सुबह 11 बजे फोन करता हूँ कि कहाँ है भाई, बोलता है अरे यार बॉस के साथ हूँ, मैं बाद में बात कर रहा हूँ। क्योंकि मैं अपने टाइम पे दीपक सर एक चीज फील करता था कि हमें कोई सिखाने वाला नहीं था। आज सबसे ज्यादा जो सेटिस्फेक्शन वाली बात करी, वो एक चीज और मुझे खुशी देती है, हमें ट्रेनिंग लेने जाना पड़ता था चंडीगढ़, दिल्ली, इधर उधर। आज मुझे लगता है कि जो मैंने सीखा है, जो मैंने अचीवमेंट ली है, वो मैं लोगों को बांटूं, कि आज मैं वो बांटूं, लोगों के सपने पूरे हों। शायद यही इस इंडस्ट्री की, मैं ठीक है, मुझे अपना चेक तो बढ़ाना ही है, वो हमारे प्लान का प्रोसेस है, मेरा चेक बढ़ेगा, लेकिन मुझे अपने भी ज्यादा ड्रीम से अब सबसे बड़ी चीज है कि मेरे जो नेटवर्क है, या जो लोग मेरे से जो उम्मीदें रखते हैं, मेरा परिवार है या मेरा जो टीम है, जो मेरा सबसे बड़ा परिवार है, उसके सपने पूरे करवाने हैं। ये मेरा सबसे बड़ा ड्रीम है, और यही रीजन है कि आज मैं घर पे भी होता हूँ तो मैं रोज 7 से 8 घंटे जरूर काम, मैं अपना रोल प्ले, मुझे एक चीज समझ में आती है जिंदगी में, अपना रोल प्ले मैं जरूर कर रहे हैं। ट्रू, वेरी इंपॉर्टेंट, ग्रेट। भूप, ऑब्वियसली बातें करते करते तो पता ही नहीं चलता, और मन भी करता है ऐसे चलते रहे, बट समय इजाजत नहीं देता। जाते जाते एक मैसेज इस यूथ, क्योंकि हम सब लोग जानते हैं इंडिया बहुत यंग कंट्री है, राइट, कोविड में बहुत प्रॉब्लम्स भी हुई, एक मैसेज यूथ के लिए अगर आप देना चाहो। सर बिल्कुल, मैं जरूर कहना चाहूंगा। मैं जैसे मैंने शुरुआत में भी बोला, मैं जितने भी यूथ हैं, मैं उनको एक चीज तो सबसे पहले बोलूंगा कि पेशेंस, कि अगर आप वेस्टीज में आए हैं तो आप अपना 3 से 5 साल ज्वाइनिंग से नहीं, मैं एक चीज और मैंने इस काम में सीखी है जो मैं आप सबको कहना चाहूंगा, कि आपका वेस्टीज में पहला दिन वो नहीं है जब आपने ज्वाइन किया, आपका वेस्टीज में पहला दिन वो है जिस दिन आपने प्लान दिखाने शुरू किए। जिस दिन आप वेस्टीज में आके आप इस सिस्टम को समझ के आप प्लान दिखाना शुरू करेंगे, वहां से अगर आप 3 साल पेशेंस के साथ आप इस बिजनेस में देते हैं, तो आप मेरी तरह, देखिए मेरा ऐसा मानना, मेरे में कुछ खास चीज नहीं है, मैंने शुरुआत में बोली, एक हार्डवर्क और एक समय का सही इस्तेमाल, ये 2 चीज मैंने सीखी, बाकी सारी चीजें आती गई। तो मैं यूथ को बोलूंगा कि 3 से 5 साल आप इस सिस्टम के साथ जरूर लगाएं, ईमानदारी से काम करें। बहुत जरूरी है कि जिस काम में, जैसे मैं बात करूं, आज हम इंडिया में रहते हैं तो सबसे पहले उससे प्यार करना जरूरी है, कि आज वेस्टीज सिस्टम है तो आप इसका सम्मान करें। मेरा ऐसा मानना है, कोई भी सिस्टम परफेक्ट नहीं होता, कोई चीज अच्छी मेरी है तो अगर मान लो कोई उसमें चीज अच्छी भी नहीं है, वो भी मेरी है, ऐसा नहीं हो सकता भूप मलिक अच्छा मेरा है और बुरा दूसरे का है। तो हमें डिस्ट्रैक्शन से बचना है, क्योंकि यूथ के अंदर मैं देखता हूं सबसे बड़ी चीज क्या होती है सर, कि वो एक्साइटेड बहुत होता है, एनर्जी बहुत होता है। जैसे मुझे एक चीज समझ आई गई थी,
कि अगर यूथ, अगर मैं जो मुझे ट्रेनिंग दी गई, यूथ बंदर की तरह होता है ना। Okay. वो अगर उसे खाली छोड़ दिया जाएगा तो अपने ही खेत को उजाड़ देगा। ठीक है, तो मेरा ऐसा मानना है कि हमें उस डिस्ट्रैक्शन से बचना है, चाहे वो इंडस्ट्री डिस्ट्रैक्शन है, कोई आके हमें कुछ, यूथ में सबसे बड़ा चैलेंज है डिस्ट्रैक्शन बहुत है। अरे ये आ गया, इसमें ज्यादा पैसा है, ये आ गया, ये कर लो, इसमें ये है। मेरा ऐसा मानना है कि आज अगर 5 साल में अगर आज 15 लाख के चेक तक मैं जा सकता हूं, या मेरे से भी बड़े बड़े चेक आए हैं, तो आपके भी आ सकते हैं। आपको विश्वास करना पड़ेगा और ईमानदारी से काम करना पड़ेगा, बहुत जरूरी है ईमानदारी। और जैसा आप बताते हैं 18 से 25 साल, राइट, अभी 16 करोड़ यूथ, और मैं थोड़ा सा और अगर इसमें आगे बढ़ाऊं तो अभी वैक्सीनेशन डाटा आया, 18 से 45 साल 60 करोड़ लोग हैं। राइट। आज अगर मैं देखूं अगले 4 साल में कहां, क्या इतनी नौकरियां क्रिएट हो जाएंगी? नहीं होंगी। क्या इतने बिजनेस शुरू हो जाएंगे? बिल्कुल नहीं होंगे। और एक चीज सर जो सबसे ज्यादा मैं आज मुझे अच्छी लगती है कि जो मेरी जो ट्रेनिंग हुई उसमें बताया गया कि एक इंडस्ट्री 3 फेज में चलती है। हमारी इंडस्ट्री पहले 10 साल 2001 से लेके 2010 स्ट्रगलिंग फेज था। मैंने भी उस टाइम पे काम किया, हमारी कंपनी भी उस टाइम पे ऑपरेशन बंद करके चली गई थी, लेकिन हम कभी इस इंडस्ट्री को लेके नेगेटिव नहीं हुए। तो कई लोग हमें मिलते हैं, वो कहते हैं कि यार ऐसा दान में ले जाओ पैसे, कंपनी नहीं करेंगे। शायद उन्होंने स्ट्रगलिंग टाइम देखा, बिलीफ नहीं है। फिर है स्टेबिलिटी। आजकल लोग इस इंडस्ट्री का सम्मान करते हैं, पैसे आने लग गए, लेकिन गोल्डन टाइम है अब अगले 9 साल। तो मैं जरूर बोलूंगा, यूथ को मैसेज दूंगा कि ये वो इंडस्ट्री है जहां पे आप सबके सपने पूरे होंगे, और वेस्टीज वो प्लेटफॉर्म है। विश्वास करना होगा जो आप लोगों ने सिस्टम बना रखा है, डिस्ट्रैक्शन से बचना होगा। जो चीज मैंने की, मैंने इन्हीं चीजों का ध्यान रखा, और ये मुझे उम्मीद है 2025 तक जाते जाते हम इतिहास रचेंगे। दोस्तों, बिलीव होना चाहिए, बिलीव, और अभी तो आसमां बाकी है। दोस्तों, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आप लोगों से थैंक्स कहना चाहूंगा। इस वेब सीरीज जब से हम लोगों ने शुरू की, बहुत बहुत प्राउड महसूस होता है। लाखों लोग हमें मैसेजेस भेज रहे हैं, इस वेब सीरीज को देख रहे हैं, इंस्पायर हो रहे हैं, और रादर आज सही मायने में वक्त बदल रहा है। थैंक यू सो वेरी मच। गॉड ब्लेस, विश यू वेल्थ।